राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ये जो डीपीएसपी हैं अर्थात नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं इनको, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश होते हैं, अर्थात सरकार जो होती है, केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती, अर्थात डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 39 का ए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता और ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। ये दोनों क्वेश्चन, ये लास्ट वाले 39 और ये 40 बहुत पूछे जाते हैं, 39 का और 40। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो अनुच्छेद 49। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। अगला है, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य बनता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 47 में। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता होनी चाहिए, अनुच्छेद 43 ए में लिखा हुआ है। कुछ अनुच्छेद हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 39 का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, यह है। 43A भी पीछे हम बता चुके हैं, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह श्रमिकों की सहभागिता, बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। इतना इसमें देख लीजिएगा। डीपीएसपी के बारे में एक बात और जान लीजिए, इन्हें अदालत या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बताया मैंने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किस भाग में है? भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको देखिए। अनुच्छेद जैसे 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है पीछे। 48 का इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 51, अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो इसमें याद करिएगा, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। और 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में है नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करवाना। कुछ महत्वपूर्ण संविधान के भाग और उसका विवरण दिया गया, ध्यान से देखिए। जैसे भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, जो भाग 3 था वहाँ मौलिक अधिकार थे, मतलब मूल अधिकार थे, वो अधिकार थे, ये कर्तव्य है। तो भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का भाग 5 में क्या है? संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों के बारे में जानिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 का, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अनुच्छेद 51 है, ठीक है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए रूस के संविधान से। भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आइए जानते हैं 11 के 11 मूल कर्तव्य कौन है, एक बार जान लीजिए, तो बार बार की टेंशन खत्म हो जाएगी। पहला है मूल कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये पहला हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे एवं उनका पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है, देश की रक्षा करे एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य है,
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें। अगला मूल कर्तव्य है भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें एवं उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला मूल कर्तव्य है आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मूल कर्तव्य है प्रत्येक माता-पिता एवं उसके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की शिक्षा का प्रबंध करें। ये बात लिखी गई है 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। अगला प्रश्न है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने अर्थात जो भी था उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है लेकिन उसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। जानकारी है, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 123 में प्रावधान है कि संसद के दोनों सदन अगर सदन सत्र में नहीं राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कार्यवाही करना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति पाता है। अनुच्छेद 123 1 to 3 में, ठीक है। तो ये अध्यादेश 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग अनुच्छेद 61 द्वारा लगाकर हटाया जा सकता है। ये बात याद रखना है, यहाँ पे एडिशनल जानकारी है कि महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है लेकिन अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगती है। तो ये बात याद कर लेना यहाँ से आप। महाभियोग प्रक्रिया में कुछ बातें और जान लीजिए। तो महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से स्टार्ट होती है? तो किसी भी सदन से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाता है उसे 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र, ठीक है, 1/4 सदस्यों द्वारा मतलब 25% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है, ठीक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है और महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, हट जाता है। ये जानकारी याद कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अर्थात संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, दोनों सदन होते हैं। सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर में मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे उसी प्रकार पदमुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है। इनके अलावा जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की, वित्त आयोग के सदस्य की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आदि की भी नियुक्ति करता है। एडिशनल जानकारी बहुत अच्छी है। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। जो संसद का सत्र है वो राष्ट्रपति के संयुक्त अधिबोधन से प्रारंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए एवं सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 में बात लिखी है कि दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए जो चुने जाते हैं सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार है। कौन सा 83 फर्स्ट के अनुसार है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। अनुच्छेद 83 के फर्स्ट में लिखा है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। जब विघटित नहीं होगी तो स्थायी सदन हो जाएगी। तो अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो इसके 1/3 सदस्य हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं। कुछ जानकारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए, चुनाव के समय लाभ का पद नहीं धारण किया हो, संसद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 पारित करके इसके अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 ही मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जाएगा। अब देखिए नोट में क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो ये नहीं खाती है कि पूर्ण क्षमादान नहीं करता है वो, सजा भी कम कर सकता है, अस्थायी तौर पर सजा को टाल भी सकता है और सजा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदान, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। तो जैसे कि विकल्प ए में कहा गया रूपांतरण, किसी भी दंड को रूपांतरित कर देना, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। तो इस प्रकार का संबंध दंड के प्रकार को बदलने से है, न कि पूर्ण क्षमादान से है। कुछ समितियां हैं, आयोग हैं, इनको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग आपसे पूछा जाएगा, तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन। राजमन्नार समिति केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने की। राजमन्नार समिति केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। जानकारी है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात पीएसी भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लोक लेखा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति होती है। तो आप ये याद करिएगा, पीएसी में 22 सदस्य होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। अगली स्लाइड है जानकारी वाली। डॉक्टर शिवरमन समिति की सिफारिशें जो थी 1982 में लागू की गई थी। इस समिति की अनुशंसा पर ही नाबार्ड, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इंपॉर्टेंट है, की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, 12 जुलाई 1942 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती? तो कितने % से अधिक नहीं हो सकती? 15% से। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो संविधान के अनुच्छेद 81 का 2 और का में उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। ये ऐसा लिखा है 81(2) का में। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। लोकसभा सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये 2014 मेंस में पूछा गया था यूपीपी कांस्टेबल में। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें दी गई हैं। तो भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1963 का है। अगला प्रश्न है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, और ऐसा लिखा है अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कोरम का अर्थ है गणपूर्ति। गणपूर्ति हिंदी में। गणपूर्ति का अर्थ यह है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए होता है कि बैठक स्टार्ट हो सके, कि उससे कम पर बैठक स्टार्ट नहीं होती है, वही गणपूर्ति होता है, कोरम होता है। तो 1/10 चाहिए होता है सदस्य संख्या का, ठीक है। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होनी आवश्यक है? तो उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। व्याख्या देखिए इसके, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, सबको पता है। इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इस 552 में से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सदस्य ये करता था राष्ट्रपति, लेकिन अब होते नहीं है। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में कितनी है? 545 है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 79 स्थान है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो। भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन रहकर किसी भी लाभ के पद पर न रहा हो उस व्यक्ति का नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज होना अति आवश्यक है। प्रश्न है, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो साधारण विधेयक है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आर्टिकल 368(2) के अनुसार। तो 368(2) के अनुसार किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगली जानकारी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यों में सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 74 के अनुसार, और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अति आवश्यक है, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी कोई व्यक्ति होगा जब क्या होना चाहिए? इसमें है सभी शर्तें होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए, 35 ईयर्स की आयु पूरी हो चुकी हो और भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह ये शर्तें पूरी करता हो जो हमने बताई हैं।